हाँ जी साहब, वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने चलते चलते आपसे कहा था, एक सवाल आपसे पूछा था कि अगर आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, कंपनी ने आपको ये दो ऑप्शंस दिए हैं कि आप चाहे तो ऐसे डिडक्शन करवा लें, चाहे तो ऐसे डिडक्शन करवा लें, तो आप कौन से ऑप्शन को आप ऑप्ट करोगे। चलिए मैं आपकी तरफ से बता देता हूँ। दोनों ऑप्शंस की अपनी अपनी बातें हैं। इस वाले ऑप्शन में आपके शेयर्स की फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ठीक है, और इस वाले ऑप्शन में आपकी पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो ये सब हम सब लोग जानते हैं कि हम लोगों की एज ए शेयर होल्डर लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब इस वाले केस में अगर शेयर्स की फेस वैल्यू और से नॉमिनल वैल्यू अगर रिड्यूस कर दी जा रही है, मतलब कि मेरी लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है, मैक्सिमम लायबिलिटी भी मेरी रिड्यूस हो रही है, कि कल को अगर कंपनी चाहे भी तो हमसे पैसे नहीं मांग सकती है, क्योंकि हमारा शेयर कितने रुपए का हो गया, 2 रुपए का हो गया, फुली पेड शेयर है, मेरे ऊपर फर्दर कोई लायबिलिटी नहीं है। उधर आपने लिक्विडेशन वाले चैप्टर में देखा था कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो लिक्विडेटर जो पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं उनसे कॉल करके पैसे मांगता है। कर रहा था कॉल फ्रॉम कंट्रीब्यूटरीज का कंसेप्ट ध्यान है, क्योंकि शेयर्स पार्टली पेड अप होते थे, तो वो ज़रूरत पड़ने पे, और ज़रूरत पड़ेगी साहब, यहाँ पे कंपनी की हालत आपने देखी कैसी है, बिल्कुल डब्बा कंपनी है, डूबी पड़ी है। मीन्स अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर कंपनी वापस ट्रैक पर नहीं आ पाती है तो अल्टीमेटली कंपनी लिक्विडेट करनी पड़ेगी। लिक्विडेटर अपॉइंट होगा तो पता है साहब कि आउटसाइडर्स का पूरा पेमेंट हो नहीं पाएगा। तो शेयर्स अगर पार्टली पेड अप होंगे तो वो अनकॉल्ड अमाउंट को इन शेयर होल्डर से कॉल करके पेमेंट करेगा आउटसाइडर्स का। तो यहाँ पे अगर आपके शेयर्स की फेस वैल्यू रिड्यूस कर दी जा रही है, मतलब फ्यूचर में आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। बट इस वाले केस में आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हो रहे हैं। शेयर 10 रुपये का है जो कि घटा के 2 रुपये कर दिया गया है, मतलब कि कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो लिक्विडेटर आपसे 8 रुपये की कॉल करके पैसे मांग सकता है और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस भी नहीं होती पेमेंट ना करने की। समझ में आया सब? तो ये कहानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस ऑप्शन इज़ बेटर, कि कल को अगर लिक्विडेटर चाहेगा भी तो हमसे कॉल करके पैसे नहीं मांग पाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए अब हम लोग अपने अगले एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। हाँ जी साहब जी, तो अगला एडजस्टमेंट आ रहा है कि छोटी छोटी बातें होंगी क्वेश्चंस में, उन्हीं को आपको इंटरप्रेट करके उनको जनरलाइज करना है। बाकी तो मेन थीम में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्लेम रिड्यूस करने का काम करना है, और जो पैसा रिड्यूस होगा वो हम लोग एक सेपरेट अकाउंट में एक्यूमुलेट करेंगे और फिर उसमें से लॉसेस को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। अगली चीज़ आ रही है वेवर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। वेवर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, एक कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, वो वेव हो गई। हो गई मतलब माफ कर दी गई, अब आपको पेमेंट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बैलेंस शीट है, ठीक है, और यहां पे बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ है क्या, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देयर इज liability
for compensation there is liability for compensation of rupees 50,000 not admitted by company। ये नीचे फुटनोट पे दिया हुआ है कंटिजेंट लायबिलिटी में कि साहब इनके ऊपर किसी ने कोई कंपनसेशन के लिए कोई केस वगैरह फाइल किया होगा जिसको कंपनी ने एडमिट नहीं किया हुआ था कि नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं पेमेंट करना है। ये बैलेंस शीट में नीचे लिखा हुआ है। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको लिखा मिला कि लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन has been waived off by the claimant। ले साहब जिसने कंपनसेशन के लिए इनसे क्लेम किया हुआ था उसने अपनी इस लायबिलिटी को वेव कर दिया, विड्रॉ कर लिया। क्या उसने कहा ये रहने दीजिए, माफ़ कर दिया आपको, मत करिए पेमेंट। अब इस केस में क्या करें? तो इस केस में किसी भी एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। क्यों एंट्री नहीं पास करनी है? क्योंकि हम ऑलरेडी कहां इसको ऐसे लायबिलिटी मान के हम रिकॉर्ड करके बैठे थे। हमने कौन सा एडमिट किया था भाई हमको देना है। आप हमारे ऊपर कोई केस फाइल कर दें कि सर आपकी वजह से हम फेल हो गए, तो इस बात के लिए आपके ऊपर 50,000 रुपये का आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, डैमेजेस देने पड़ेंगे। हमने क्यों देने पड़ेंगे हमको 50,000 के डैमेजेस? आपने कहा सर आपने ऐसा पढ़ाया कि हम पास नहीं हो पाए और आपकी वजह से हम 6 महीने लेट सीए बनेंगे और 6 महीने का हमारा नुकसान हो रहा है, इसलिए 50,000 रुपये के डैमेजेस आपको पे करने पड़ेंगे। हमने भाग नहीं तो बहुत कस के कंटाप मारेंगे। 50,000 छोड़ो, 5 रुपये हम तुमको नहीं देंगे। अब ये चल रहा था, तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी है। और आपने बाद में आके कहा अच्छा चलिए ठीक है सर हमने आपको माफ़ किया, मत दीजिए। अब बताइए मैं इस बात की क्या एंट्री पास करूँ कि मुझे 50,000 नहीं देने हैं? क्या कोई एंट्री करने की मतलब बनता है यहाँ पे? कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में कुछ और तरह की लायबिलिटी के बारे में बात भी कर सकता है वो। तो किसी भी तरह की कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है जिसका वेवर हो रहा है तो उसके लिए आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। हाँ, हो सकता है कि आपको कंटिजेंट लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ रहा हो। तो अगर पेमेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए वही कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। नेचर स्पेसिफाई करते हुए कि कौन सी वो लायबिलिटी है। बीइंग लायबिलिटी रिकॉर्डेड। इसके बाद इस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने की एंट्री पास करेंगे। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू जिस किसी फॉर्म में पेमेंट किया जा रहा हो, इनको कैश दिया जा रहा है, हो सकता है इनको शेयर्स वगैरह दिए जाएं, जिस किसी फॉर्म में इनको पेमेंट किया जाएगा पेमेंट कर दीजिए। बीइंग लायबिलिटी डिस्चार्ज्ड
बट हो सकता है कि पूरा अमाउंट ना पे करा जाए। से लायबिलिटी हमारी 1 लाख रुपए की है जबकि पेमेंट सिर्फ 80,000 हुआ, तो 20,000 जो अनपेड अमाउंट है ये बैलेंस शीट में शो कर दिया जाएगा। इफ liability is not fully discharged, if liability is not fully discharged, unpaid amount will be shown in बैलेंस शीट। तो जितना अनपेड अमाउंट होगा, भाई लायबिलिटी तो आपने रिकॉर्ड कर ली 1 लाख रुपए की, जबकि क्वेश्चन कह रहा है भाई पेमेंट सिर्फ 80,000 का ही किया जाना है, तो आपने 80,000 का पेमेंट कर दिया। तो जो 20,000 का पेमेंट नहीं हुआ है वो अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे, डिपेंड करेगा किस तरह की वो लायबिलिटी है। ठीक है, चलिए साहब, ये भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अब नंबर मैं भूल जाऊं तो अपने आप नंबरिंग डालते रहना, ठीक है। कैंसलेशन फॉर फीचर ऑब्लिक reissue of shares, cancellation, forfeiture and reissue of shares। तीन काम अब यहां पे होने जा रहे हैं। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से समझें इसको। फॉर एग्जाम्पल, ये बैलेंस शीट दी गई है, यहाँ लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, से 5 lakhs लेस कॉल्स इन अरियर्स at the rate of ₹2 पर शेयर। ₹2 पर शेयर के हिसाब से कॉल्स इन अरियर है 10,000 और 4,90,000 ये पेड अप वैल्यू है, आउटर कॉलम में लिखी है। ठीक, अब नीचे आपको एडजस्टमेंट्स में लिखा मिला, कह रहे हैं ईच शेयर इज रिड्यूस्ड टू ₹6 पेड अप, ईच शेयर इज रिड्यूस्ड टू ₹6 पेड अप। फिर शेयर्स आर फॉरफिटेड, फिर forfeited shares are reissued at the rate of ₹5 पर शेयर। ले सब, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करिए। 50,000 शेयर्स है यहाँ पे ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख के। बता रहा है कॉल्स इन अरियर है एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, 10,000 रुपीज़, 4,90,000 पेड अप कैपिटल है। एडजस्टमेंट लिखा मिल रहा है कि ईच शेयर इज रिड्यूस्ड टू ₹6 पेड अप, इन शेयर्स को घटा के ₹6 पेड अप पे कर दिया गया है। शेयर्स आर फॉरफिटेड, कौन से शेयर्स फॉरफिटेड? जिसमें कॉल्स इन अरियर थी उनको फॉरफिट कर लिया गया। एंड फाइनली
फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। 5 रुपये पर शेयर के भाव पे शेयर्स री इशू कर दिए गए। अब सीए साहब यहाँ पे जब पेड अप वैल्यू रिलीज की जाती है तो क्या एंट्री करते हैं, आपने सीख लिया है। शेयर्स के फॉरफिट करने की एंट्री आपने बचपन ही सीख ली थी, री इशू करने की एंट्री भी आपने तभी सीख ली थी बचपन में। अब जरा वीडियो को पॉज करके इस केस में जो जो एंट्रीज पास होनी हो जरा अपने आप से एंट्रीज पास करिए सब लोग फटाफट से। और एंट्रीज करके जो एंट्री आप पास करें उसकी जरा फोटो खींच के मेरे पास भेजिए, करिए। हाँ जी बाबूजी, हो गए एंट्रीज, लीजिए हम भी कर देते हैं आपके लिए। पहली एंट्री शेयर्स को रिड्यूस करने की, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स हमारे पास हैं और ₹10 ईच। एक काम करते हैं, क्या काम करें इसमें सर? पहले 1 मिनट रुकिए। हाँ क्या हो गया बताओ सर? आपका क्वेश्चन डिफेक्टिव है। अच्छा, क्वेश्चन ही डिफेक्टिव है? हाँ सर क्वेश्चन डिफेक्टिव है। ये जो आपने दिखा है कॉल्स इन अरियर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, तो सर 50,000 शेयर्स हैं और ₹2 पर शेयर की अगर कॉल्स इन अरियर है तो ये 1 लाख रुपए होता है। ये 10,000 आपने क्यों लिखा है? आप करके देख लीजिए, 50,000 इंटू 2 10,000 होता है। अच्छा, ये गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर। अरे तो मेरे अक्लमंदों, मेरे होनहारों, जरा सी भी अकल अगर भगवान ने दी हो तो जरा ये सोचो कि क्या 100% लोगों ने ₹2 पर शेयर नहीं पे किया इनको? मतलब कॉल करी गई ₹2 पर शेयर की इन 50,000 शेयर होल्डर्स से, तो इनमें से किसी भी शेयर होल्डर ने ₹2 नहीं दिए। पूरे 1 लाख रुपए कॉल्स इन अरियर में है। या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ₹2 पर शेयर नहीं दिया होगा। क्या हुआ होगा? हमने 50,000 शेयर होल्डर से ₹2 पर शेयर की कॉल करी तो किसी ने भी पेमेंट नहीं किया होगा। 100% डिफॉल्टर्स है, पूरा 1 लाख रुपए ड्यू है, किसी ने पेमेंट नहीं किया। क्यों मल्टीप्लाई करें इस 50,000 को 2 से 1 लाख लिखे? क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं, क्वेश्चन को ही गलत साबित करे दे रहे हैं। अरे ₹2 पर शेयर के हिसाब से कॉल्स इन अरियर है और अमाउंट है 10,000, तो इसका मतलब हुआ कि 5,000 शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन अरियर है। 50,000 में से 5,000 शेयर्स पे हमको ₹2 के हिसाब से 10,000 रुपये नहीं मिले, बाकी 45,000 शेयर होल्डर्स ने हमको पूरा पेमेंट कर दिया है। चलो पहले फॉरफीचर की एंट्री करो, करिए, शेयर्स फॉरफिट करिए पहले। अब 5,000 शेयर्स फॉरफिट करने की एंट्री क्या पास होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 5,000 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं और पर शेयर ₹10 कॉल्ड अप है। ठीक, ऐसे केस में पहले फॉरफीचर की एंट्री करनी चाहिए, फिर रिडक्शन वाली बात बाद में करेंगे। तो शेयर कैपिटल ₹10 के हिसाब से 50,000 रुपये ये डेबिट हो गई। ये टोटल पैसा जो कंपनी ने मांगा 2। अब जो कंपनी ने ₹10 कॉल करे थे, जो मांगे हुए थे, इसके 2 हिस्से हैं। टोटल कॉल्ड अप में से 2 हिस्से, एक हिस्सा है कि जितना अमाउंट कंपनी को मिला था और दूसरा हिस्सा है कि जितना अमाउंट नहीं मिला था। तो जितना मिल चुका था वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जाएगा। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, तो 5,000 शेयर्स के ऊपर कितने पैसे मिल चुके थे कंपनी को? ₹2 नहीं मिले थे, तो आउट ऑफ 10 ₹2 अगर नहीं मिले थे तो ₹8 मिल गए थे ना। तो ये 40,000 चले गए हमारे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। 2
और जो 2 रुपए नहीं मिले थे वो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में क्रेडिट हो गए। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 5000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से ये 10,000 रुपये जो नहीं मिले थे, ये 10,000 यहाँ पे क्रेडिट करके अकाउंट क्लोज कर दिया गया। लीजिए साहब, शेयर्स फॉरफिट हो गए। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, अब दूसरी एंट्री इस काम के लिए, ये 6 रुपीज़ पेड अप तक जो रिड्यूस करना है, आइए इसकी एंट्री करें। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जी, तो 4 रुपीज़ पर शेयर के साथ घटाएंगे कितने शेयर्स के ऊपर? सर 50,000 में से 5,000 शेयर्स तो वापस कंपनी के पास आ चुके हैं, ठीक। पब्लिक के पास बचते हैं कितने? 45,000 शेयर्स। तो 4 रुपीज़ पर शेयर का जो रिडक्शन होगा वो किस पे होगा? 45,000 शेयर्स के ऊपर इंटू 4, ये हो गया 160 और 20, 1,80,000। 2 कहाँ जाएगा ये? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? भाई 5 लाख में से 1 लाख, ये 50,000 की तो शेयर कैपिटल पूरी डेबिट हो गई। इस 5 लाख में ये 50,000 डेबिट हो गया, खत्म 5,000 शेयर्स की शेयर कैपिटल, और ये 10,000 यहां खत्म हो गया। तो हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना बचा? 4,50,000 बचा। ये एंट्री करने के बाद, पहली एंट्री करने के बाद, अब 4,50,000 अगर हमारे पास बैलेंस बच रहा है 10 रुपए के हिसाब से, तो कितने शेयर्स का हुआ? 45,000 का हुआ। या यूं कहें कि 50,000 शेयर्स में से 5,000 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए, तो नेट पब्लिक के पास 45,000 शेयर्स बचे ना, उसी के लिए तो 6 रुपीज़ पर शेयर, 4 रुपीज़ पर शेयर रिडक्शन होना है। रिड्यूस टू ₹6 पेड अप, तो 10 रुपये में पेड अप वाला शेयर घटा के 6 पे करना है, तो 45,000 शेयर्स के लिए 4 रुपीज़ पर शेयर का ये रिडक्शन हो गया। बीइंग पेड अप कैपिटल रिड्यूस्ड, लो साहब दूसरी एंट्री हो गई। अब तीसरी एंट्री में क्या करेंगे? अब तीसरी एंट्री में हम इन 5,000 फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करेंगे। आइए री इशू करें। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं। किस भाव में री इशू कर रहे हैं? 5 रुपीज़ पर शेयर, तो 25,000 रुपीज़ आपको मिले। नुकसान हो रहा है शेयर्स के री इशू करने पे, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से गड़बड़ हो जाती है। अब बताओ शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? सर शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा विथ पेड अप वैल्यू। यस, जिस स्टेज पे शेयर्स रीइश्यू करे जाते हैं, इस स्टेज पे बाकी शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू होती है उतनी पेड अप वैल्यू से शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। तो जरा बताइए कि जिस समय ये शेयर्स रीइश्यू करे जा रहे हैं 5,000 शेयर्स, इस समय बाकी जो 45,000 शेयर्स हैं उनकी पेड अप वैल्यू कितनी है? सर उनकी पेड अप वैल्यू 10 रुपये है। 10 रुपये कहाँ है? उनकी तो पेड अप वैल्यू 4 रुपये घटा चुके हैं, 6 रुपये पेड अप वैल्यू है। तो ये शेयर्स भी 6 रुपीज़ पेड अप पे री इशू होंगे। 30,000 मतलब 6 रुपीज़ पेड अप वाला शेयर 5 रुपीज़ पे री इशू हुआ है, तो 1 रुपये पर शेयर का लॉस हो गया। बीइंग शेयर्स री इशूड, ठीक है। और आखिरी एंट्री किस बात की? अब जब सारे शेयर्स री इशू कर चुके हो तो जो भी प्रॉफिट हुआ हो आपका नेट, वो आप ट्रांसफर कर दीजिए, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्लोज करिए। तो सर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था 40,000 और डेबिट किया है 5,000, तो नेट अपने को 35,000 का प्रॉफिट हो गया।
तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 40,000 क्रेडिट था, 5,000 डेबिट था। 2 ये 35,000 से इसको डेबिट करिए 2। तो इस फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के बैलेंस को आप लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे? बिल्कुल सही कहा सर, हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। बट हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम इस बैलेंस को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये भी तो कैपिटल नेचर का ही है, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बाद में अगर बैलेंस बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, और अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कुछ कमी रह जाती है तो कैपिटल रिजर्व से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसलिए हम लोग जब कैपिटल रिडक्शन का काम कर रहे होते हैं तो जो भी प्रॉफिट लॉसेस होते हैं उन सभी प्रॉफिट लॉसेस को हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करके चलते हैं। ठीक है ना? लीजिए, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, तो ये 4 एंट्रीज पास होंगी इस तरह की बातों के लिए। वीडियो पॉज करके जरा इन चारों एंट्रीज को अच्छे से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर लोग यहाँ पे गलत करते हैं। फटाफट से इसको समझिए, फिर हम लोग अगले एडजस्टमेंट की तरफ चलें। तो चलिए साहब, तो आपको ये एडजस्टमेंट भी समझ में आ गया। अब इसमें कुछ खास नया तो हम लोगों ने सीखा नहीं, बस ये 2-3 एडजस्टमेंट्स का एक कॉम्बो टाइप का ये था, जहाँ पे शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, ये आप पहले से सीखे बैठे हुए हो। फॉरफिटेड शेयर्स री इशू करने का मामला भी आप पहले से सीखे हुए हो, और शेयर्स रिड्यूस करना ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। हाँ, बस ये कि पहले शेयर्स फॉरफिट करने का काम करिए, फिर बाकी जो रिमेनिंग शेयर्स बचते हैं उसके लिए रिडक्शन का काम करेंगे। फॉरफिटेड शेयर्स री इशू कर देंगे, एंड फॉरफिटेड शेयर्स के री इशू करने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो नॉर्मली कैपिटल रिजर्व में जाता है, बट यहाँ पे हम लोग कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, अब हम लोग अपने अगले एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। अगला एडजस्टमेंट भी कई क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। क्या हो रहा है अब यहाँ पे? एक्सेप्टेंस ऑफ एन एसेट, acceptance of an asset in settlement of debt। लीजिए साहब, हमें किसी को पेमेंट करना है, कोई लायबिलिटी है हमारे ऊपर, कोई डेट है हमारे ऊपर, और उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उनको अपनी कोई एसेट दे रहे हैं। डेट में डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक लोन वाले लोग हो सकते हैं जिन्हें हमें पेमेंट करना है। और एसेट में कोई भी एसेट हो सकती है, वो कोई आपकी मशीन हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब ऐसे केस में हम लोग कैसे काम करेंगे, आइए इसके लिए भी एक एग्जाम्पल की मदद से सीखें। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ये बैलेंस शीट है, ओल्ड स्टाइल बैलेंस शीट अभी मैंने रखी है आपके सामने। यहाँ पे से बैंक लोन दिया हुआ है से 2 लाख रुपए का, ठीक, और इधर स्टॉक अपीयर हो रहा है, ये मान लें 2,25,000 का, ठीक है। अब नीचे आपको इंफॉर्मेशन में क्या लिखा मिला, कह रहा है कि बैंक एग्रीड
to reduce their claim. Bank agreed to reduce their claim by rupees 50,000. Bank agreed to reduce their claim by rupees 50,000 and accepted stock of rupees 1,75,000 in full settlement of their claim. ठीक है, और फिर कह रहा है रिमेनिंग स्टॉक was sold at a profit of 20% on cost. ले साहब ध्यान से समझिए क्या चीजें दी जा रही हैं। तो सी सब हमारे पास बैलेंस शीट में बैंक लोन अपीयर हो रहा है 2 लाख रुपीस का, स्टॉक अपीयर हो रहा है 2,25,000 का। ओके, अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात ये समझने वाली है, जो बात समझाई जा रही है आपको, कह रहे बैंक एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय रुपीज 50,000। बैंक से हमारी बातचीत हुई, बैंक वाले तैयार हो गए हैं, अपना जो भी उनका क्लेम है, वो क्लेम कितने का है, 2 लाख रुपए का है, ये 50,000 रुपये से अपना क्लेम रिड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। कह रहे चलिए 50,000 रुपये छोड़ा, बाकी 1.5 लाख रुपये दे दीजिए। अब ये जो 1.5 लाख रुपये का उनका नेट क्लेम बचा आफ्टर रिडक्शन, ये किस प्रकार से हम सेटल कर रहे हैं। एंड एक्सेप्टेड, ना बैंक इज रेडी टू एक्सेप्ट स्टॉक ऑफ रुपीज 1,75,000। देखिए 2,25,000 का स्टॉक है, इसमें से 1,75,000 का स्टॉक बैंक वाले लेने को तैयार हो गए हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। कह रहे ठीक है, हम आपका 1,75,000 बुक वैल्यू का स्टॉक ले रहे हैं और हम समझ लेंगे कि हमारा पूरा क्लेम सेटल हो गया। समझ आ रही बात। एंड रिमेनिंग स्टॉक, तो 2,25,000 में से 1,75,000 का स्टॉक तो बैंक ले रहा है, बाकी स्टॉक कितने का बचेगा। तो 2,25,000 में से 175,000 का स्टॉक तो बैंक के पास चला गया, तो बाकी बैलेंस बचता है 50,000 का स्टॉक। तो बाकी 50,000 का जो स्टॉक था, इट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो 50,000 कॉस्ट है, 20% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट भी बेच दिया गया, मतलब 50,000 पे 20% प्रॉफिट का जोड़िए तो 60,000 में बाकी हमने स्टॉक अपना बेच दिया। तो ये स्टॉक बेचने की तो नॉर्मल एंट्री आ जाएगी। ये जो पॉइंट कहा जा रहा है, इसके लिए आप अपने आप एंट्री पास करने की कोशिश करेंगे, बताइए, करिए, कोशिश करिए, उसमें क्या दिक्कत है। वीडियो पॉज करिए और पॉज करके जरा इस पॉइंट के लिए क्या एंट्रीज पास होंगी अपने आप से पास करिए। देखिए दिमाग चलाइए, मेरा पर्पस यही होता है। मैं तुरंत यहाँ पे एंट्रीज लिख दूँ, आप कॉपी कर लो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये तो फिर वही हुआ कि कट कॉपी पेस्ट वाला मामला चल रहा है। जो हमने बताया उसको आपने लिख लिया बिना दिमाग चलाए हुए। तो प्लीज़ पहले अपना दिमाग चलाए करिए, अपने आप से एंट्रीज पास करिए। भाई जनरल एंट्रीज ही तो पास करनी है, और क्या करना है। और फिर जब मैं आपको बताऊं तो आप उसमें से कंपेयर करा करिए कि साहब आपने जो काम किया था सही किया था कि गलत किया था। और अगर गलत किया है तो आप फिर जब मेरे से एक्सप्लेनेशन सुनेंगे मेरे काम का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई काम इस तरह से सही किया जाता है। चलिए वीडियो पॉज करिए, इस पहले वाले पॉइंट के लिए जरा एंट्रीज पास कर दीजिए, और मानो तो दूसरे वाले पॉइंट के लिए भी एंट्रीज पास कर दो, क्या दिक्कत है, करो फटाफट से। हाँ जी, कर ले एंट्रीज।
चलिए अब जरा मुझको देखिए कि क्या बेसिकली यहाँ पे होना है। और एक चीज और ध्यान से, ये भी एक गुरु मंत्र है, जब कभी आपको मन करा करे ना कि हम कंबाइंड एंट्रीज पास कर दें, तो थोड़ा सा कंबाइंड एंट्रीज पास करना अवॉइड किया करो। इनिशियल स्टेज पे, जब आप लर्निंग स्टेज पे हो, अलग अलग बात की अलग अलग एंट्री करिए, ठीक है ना, खुले खुले काम करिए। जैसे अब यहाँ पे आइए, कह रहा बैंक एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय ₹50,000। बैंक एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय ₹50,000। एक काम यहां पे ये हो रहा है, पहले इस काम की एंट्री करिए। तो एंट्री पास कर दी मैंने, क्या, अब बैंक लोन को रिड्यूस करना है, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितने से, 50,000 से, बीइंग बैंक लोन रिड्यूस्ड। ठीक, एक एंट्री हो गई, इतना काम हो गया। अब अगला काम, एंड एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ ₹1,75,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अच्छा बताइए, 50,000 का क्लेम घटने के बाद अब बैंक को कितना देना बचा, क्या देना बचा, देना बचा हमको 1,50,000। 1,50,000 के लिए बैंक ने हमारा 1,75,000 का स्टॉक ले लिया। मतलब कि हमारे 1,50,000 के स्टॉक की वैल्यू कितनी हुई, 1,75,000, सॉरी 1,75,000 के स्टॉक की वैल्यू कितनी हुई, 1,50,000। लीजिए पहले इस बात को समझिए, क्लेम रिड्यूस होने के बाद अब मुझे बैंक को कितना देना है, बैंक को देने थे 2 लाख रुपए, इसमें से 50,000 उन्होंने छोड़ दिए, बचे 1,50,000। ये हमारी लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी को हम डिस्चार्ज कैसे कर रहे हैं, अपना 1,75,000 का स्टॉक देके, ये स्टॉक देके मैं ये लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहा हूं। तो अगर 1,75,000 रुपए की चीज आप किसी को देते हो 1.5 लाख की लायबिलिटी डिस्चार्ज करने में, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपके इस स्टॉक की रियलाइजेबल वैल्यू 1,50,000 है। तभी तो आपने 1,75,000 की चीज बैंक को दे दी होगी, भैया ले जाओ। भाई मुझे अगर आपको से 200 रुपए देने हैं और मैं अपने ये 300 रुपए बुक वैल्यू की चीज अगर आपको दे दूं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसकी बुक वैल्यू तो 300 है, बट ये इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 200 रुपए है आज की तारीख में। तभी तो 200 की लायबिलिटी में मैंने 300 रुपए की चीज दे दी। बात समझ रहे हैं? सिमिलरली अगर 1.5 लाख की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए मैंने 1,75,000 बुक वैल्यू की कोई चीज दी है, इसका मतलब इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 1,50,000। तो आप इसकी वैल्यू को घटा दीजिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने से, 25,000 से, बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड। ठीक, तो अब इस 1,75,000 की स्टॉक की वैल्यू भी 25,000 घटने के बाद कितनी रह गई भाई, 25,000 आपने इसकी वैल्यू घटाई, अब इसकी वैल्यू भी कितनी बची बुक्स में, 1,50,000। अब ये 1,50,000 का स्टॉक आप इस लायबिलिटी के डिस्चार्ज करने में दे दीजिए। तीसरी एंट्री, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1,50,000 बीइंग बैंक लोन सेटल्ड। समझ में आया? अल्टरनेटिवली हम इन दो एंट्रीज को कंबाइंड भी कर सकते हैं।
अगर मैं एंट्री नंबर 2 और 3 को कंबाइंड कर दूं तो क्या होगा, और मैं ये दो अलग अलग एंट्रीज ना करके मैं सीधे सीधे सेकंड एंट्री में क्या पास कर दूं भाई। सबसे पहले तो बैंक का मैंने 50,000 का क्लेम रिड्यूस करने की एंट्री कर दी। अब मैं बैंक को सेटल करने जा रहा हूं, तो लो, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, कितना बैंक को देना है, 1,50,000। ठीक, ये कैसे सेटल कर रहे हो, एक लाइन छोड़ो के। 2, स्टॉक दे रहे हो, कितने का, 1,75,000 का। 1,75,000 का स्टॉक आपने दे दिया बैंक वालों को। अब 1.5 लाख की लायबिलिटी 1,75,000 रुपए की एसेट के थ्रू अगर सेटल हुई है तो आपको नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, 25,000 का। ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे डेबिट कर दीजिए। और अगर आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करेंगे तो यही निकल के आएगा। बैंक लोन 1,50,000 से डेबिट हो रहा है, हाँ भाई डेबिट हो रहा है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 25,000 से डेबिट हो रहा है, हाँ भाई डेबिट हो रहा है। और स्टॉक 25,000 से यहाँ क्रेडिट हो रहा है और 1,50,000 से यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, मतलब टोटल 1,75,000 से क्रेडिट हो रहा है। ऐसा भी आप कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ये एंट्रीज पास करी हमने इस पहले वाले पॉइंट के लिए। बाकी ये जो हमारा रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, बेच दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में बिक रहा है हमारा स्टॉक, 50,000 का स्टॉक 20% प्रॉफिट पे बिक रहा है, तो प्लस 20% ऑफ 50,000, तो बिक रहा है जाके टोटल कितने में, 60,000 में। 50,000 पे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 60,000 में आपने स्टॉक को बेच दिया। 2, स्टॉक 50,000 जो इसकी बुक वैल्यू है, और जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि जब कैपिटल रिडक्शन स्कीम के अकॉर्डिंगली काम चल रहा होता है तो उस स्कीम में जो भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होगा वो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते रहेंगे। कहीं पे अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉस हो रहा था ना स्टॉक देने की वजह से 25,000 का, कैपिटल रिडक्शन में डेबिट कर दिया। यहाँ पे स्टॉक को बेचने की वजह से प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट कर लिया। ठीक है, बीइंग स्टॉक सोल्ड, ली साहब ये एडजस्टमेंट भी हो गया। तो कुछ इस तरह के एडजस्टमेंट्स आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे जिनको समझते हुए आपको उनको जनरलाइज करना होगा। इज दिस क्लियर? हाँ, इसमें एक एडजस्टमेंट और है थोड़ा जोरदार सा, वो सरेंडर ऑफ शेयर्स वाला मामला है, तो वो मैं आज की क्लास में नहीं बताऊंगा। आज की क्लास के लिए बहुत कुछ मसाला आपके दिमाग में पहुंच चुका है। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं आपको होमवर्क भी तो दूंगा। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या किया जाए। तो सीए साहब, बाकी ये जो मैंने कहा था आपको इनके हिसाब से नहीं समझना, ये क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। कंप्रोमाइज़ है, अरेंजमेंट वगैरह सब बता दिया। सरेंडर ऑफ शेयर्स में ये कुछ समझा ही नहीं रहे मॉड्यूल में, जरा सा लिख दिया इन्होंने। पेज नंबर 6.11 पे आओ, पेज नंबर 6.11 पैरा 2.5 सरेंडर ऑफ शेयर्स में जरा से 4 लाइन लिख दी इन्होंने, आगे कहीं कुछ नहीं बताया इन्होंने। और हम देखेंगे, आप देखिएगा कि मैं आपको कितना बताऊंगा सरेंडर ऑफ शेयर्स के बारे में। फिर एंट्रीज इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ये समझा ही दी कि एंट्रीज कैसे पास हो रही होती हैं। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 6.12 पे। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा पढ़ने लायक बात है। कह रहे वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी, मतलब ये सब एंट्रीज पास कर देने के बाद जो हम लोग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। 3 बातों को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। क्या? पहली बात कह रहे आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का नाम होगा उसके नाम के आगे द वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड शुड बी एडेड। मीन्स
हम लिखते हैं ना नाम फलानी कंपनी का एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाई जाए, तो हम लोग नाम के बाद एंड रिड्यूस वर्ड लगा देंगे। जैसे आप इसी नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इसकी जो बैलेंस शीट उन्होंने बना के दी है, देखिए पेज नंबर 6.17 पे लिखा है बैलेंस शीट ऑफ ए एंड कंपनी लिमिटेड, और ब्रैकेट में लिखा है क्या, एंड रिड्यूस्ड। ये वर्ड हम लोग ऐड करते हैं। तो कह रहा है इस वर्ड को एंड रिड्यूस्ड सो दैट कि जो बैलेंस शीट देखे उसको समझ में आ जाए कि ये रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी की बैलेंस शीट है साहब, और अगले 5 ईयर्स तक आपको ये शो करते रहना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? कह रहे एंड रिड्यूस शुड बी एडेड ओनली इफ द कोर्ट सो ऑर्डर्स। अगर कोर्ट कहता है तो हमारे क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कह रहा है तो हम मान के चलेंगे कि कोर्ट ने ऐसा बोला हुआ है, तो हम लोग नाम के आगे एंड रिड्यूस लगा देंगे, ठीक है ना। फिर बी पॉइंट में क्या कह रहा है, कह रहा है इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स द अमाउंट रिटर्न ऑफ अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मस्ट बी शोन फॉर 5 ईयर्स। और जो भी एसेट वगैरह में आप रिड्यूस करते हैं वैल्यू, उसको भी अगले 5 ईयर्स तक आपको बताते रहना पड़ेगा कि भाई हमने इतने से वैल्यू घटाई, इतने से वैल्यू घटाई है। तो ये 2 नॉर्मल सी बातें हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इसी को निपटाते हैं। ठीक ठाक सा है, कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब जरा सब लोग वीडियो पॉज करके फटाफट से इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ जाइए, लास्ट तक पढ़िएगा। 3 पेज का क्वेश्चन है, पेज नंबर 6.12 से शुरू हो रहा है और पेज 6.14 पे खत्म हो रहा है। सब लोग वीडियो पॉज करके जरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा क्वेश्चन जरा पढ़ डालिए, फिर मैं आपको समझाऊं कि इसमें क्या है। हाँ जी बाबू जी, पढ़ लिया क्वेश्चन? नहीं पढ़ पाए तो पढ़ लीजिए, तब तक मैं यहाँ पे साफ सफाई का काम करूँ। एक क्वेश्चन करवा दूंगा, आपका सारा काम अपने आप आसानी से निपट जाएगा। क्योंकि एक बार काम करना अगर आप सीख जाएंगे ना, तो कोई नई बात भी अगर आपके सामने आएगी तो आप अपने कंसेप्ट्स के सहारे उस नए काम को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर लोगे। वो कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो हर चीज़ को रटते घूमोगे फिर। आइए साहब, तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी ए एंड कंपनी लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2020, कुछ भी समझ लीजिए, 31 दिसंबर 2021 इज एज फॉलोज। क्या क्या है इनकी बैलेंस शीट में? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सी साहब शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, जिसमें शेयर कैपिटल है 11,50,000 की, और शेयर कैपिटल में क्या है आगे नोट्स में लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल है इनके पास 75,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच, 7,50,000 की, और 4,006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, 4 लाख के। तो इस तरह से 11,50,000 की इनकी शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ओहो नेगेटिव 5,35,000, ये क्या है, नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस है इनके यहाँ 5,35,000 का। और मैंने कहा है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुए बगैर क्वेश्चन आपका सही सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है, कह रहे साहब ये 6% डिबेंचर्स हैं इनके पास, सिक्योर्ड ऑन द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओडी है इनके यहाँ। अदर करेंट लायबिलिटीज में क्या है, पॉइंट नंबर 4 में नोट में दिया हुआ है, इसमें लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स है 1 लाख रुपीज़ का, और इंटरेस्ट पेबल ऑन 6% डिबेंचर से 22,500, ठीक है साहब। एसेट्स में इनके पास नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या है, नोट नंबर 5 में देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4,25,000 की, और प्लांट है इनके पास 50,000 रुपीज़ का। फिर इनटेंजिबल एसेट्स में क्या है इनके पास, गुडविल और पेटेंट्स हैं 167,500 के। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट 55,000, ठीक है। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज हैं और ट्रेड रिसिबल्स हैं। लीजिए साहब, तो ये नॉर्मल सी बैलेंस शीट है, कुछ खास कोई स्पेशल आइटम इसमें नहीं है। अब आगे चलिए, क्या द कोर्ट अप्रूव्ड, जहाँ नोट्स खत्म होते हैं उसके आगे, द कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2012। मैंने आपसे कहा था ना कि जो स्कीम बनाई जाती है उस स्कीम को हमें
बाकायदा कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। कोर्ट फिर वहाँ अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करता है, देखता है कि साहब ये जो स्कीम बनाई गई है, ये स्कीम इनकी वायबल भी है कि नहीं है, और जो लोगों से ये क्लेम रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई है। क्रॉस वेरीफाई वगैरह होता है कि हाँ भाई आप लोग क्या इन टर्म्स पे तैयार हुए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में अपने ऑब्जेक्शन सबमिट करे। जब सारी इंक्वायरी वगैरह हो जाती है और कोर्ट में रिपोर्ट्स वगैरह सब लग जाती हैं, तब जाके कोर्ट फाइनली उस स्कीम को अप्रूव करती है, ठीक है, और बताती है कि इस डेट से स्कीम अप्रूव करी जा रही, इस डेट से ये इफेक्टिव होगी। तो ये यहाँ पे लिखा है कि द कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बोले, रिकंस्ट्रक्शन बोले, कैपिटल रिडक्शन बोले, सबका मतलब एक ही है। टू टेक इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2012 वेयर बाई, अब देखो भाई स्कीम में क्या क्या हुआ है। नंबर 1, द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटन डाउन टू ₹75 ईच एंड इक्विटी शेयर्स टू ₹2 ईच। सीए साहब बहुत ध्यान से देखो, प्रेफरेंस शेयर्स इनके ₹100 के हैं और इक्विटी शेयर्स ₹10 के हैं। कह रहे थे प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटर्न डाउन टू ₹75 ईच एंड इक्विटी शेयर्स टू ₹2 ईच। जरा बताइए, फेस वैल्यू घटाने की बात हो रही है या पेड अप वैल्यू घटाने की बात हो रही है? मैंने एग्जांपल दिया था ना, शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹2 ईच, या शेयर्स आर टू बी रिटन डाउन टू ₹2 ईच, मतलब कि फेस वैल्यू घटाने की बात हो रही है। और अगर पेड अप वैल्यू घटाने की बात हो रही होती तो लिखता कि इक्विटी शेयर्स टू ₹2 पेड अप। पेड अप वैल्यू घटाएगी तो पेड अप वर्ड यूज करा जाएगा उसमें, अदरवाइज फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है। बाकी सिचुएशन में जो लैंग्वेज यूज की जा रही है उसको आप प्रॉपरली जब इंटरप्रेट करेंगे तभी आप चीज का मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की जो फेस वैल्यू ₹100 है, ये घटा के ₹75 की जा रही है, और इक्विटी शेयर्स की जो फेस वैल्यू ₹10 है, इसको घटा के ₹2 किया जा रहा है। क्या एंट्रीज पास होती हैं हम लोग जानते हैं। फिर क्या कह रहा है, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स विच आर इन अरियर्स फॉर 4 ईयर्स। भाई प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको कहीं लिखा दिखा था बैलेंस शीट में? पूरी बैलेंस शीट पढ़ गए हम लोग? नहीं है। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अभी तक डिक्लेयर किया ही नहीं गया। डिक्लेयर किया गया होता है, लायबिलिटी की तरह से रिकॉर्ड किया गया होता तो बैलेंस शीट में आता। मतलब ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, ये वो आइटम है जो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रहा है, रिकॉर्डेड नहीं है ये आइटम। तो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड पिछले 4 साल का बकाया था, 3/4 टू बी वेव्ड। ये बेसिकली कंटिंजेंट लायबिलिटी जैसी चीज है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब वो चीज जो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रही है, बैलेंस शीट के बाहर है, ऐसे आइटम को हम लोग बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, दैट इज आइटम्स नॉट शोन इन बैलेंस शीट, मतलब इन आइटम्स का कोई डेबिट क्रेडिट नहीं किया गया है। दैट इज नॉट अकाउंटेड फॉर, जिनकी अकाउंटिंग नहीं की गई है। तो 4 साल का डिविडेंड बकाया था, 3/4 बोले तो 3 साल का डिविडेंड क्या हो रहा है, टू बी वेव्ड, वो नहीं देना है। तो हमने देने की अभी तक कोई बात करी ही नहीं है, हमने कोई एंट्री वगैरह पास की ही नहीं है। तो जो नहीं देना है, इन जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं या जो कंटिंजेंट लायबिलिटी वाले जो आइटम्स हैं जिनमें हमको देना ही नहीं है, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। हाँ, अगर देना है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर 1/4, मतलब 4 साल के डिविडेंड में से 3 साल का डिविडेंड तो देना ही नहीं है, इसकी कोई बात नहीं करेंगे। 1 साल का डिविडेंड पे करना है, वो भी इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच के फॉर्म में। तो जरा बताइए डिविडेंड कितना हुआ? तो 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं 4 लाख रुपीस के, 6% के हिसाब से 4 लाख का बनता है 24,000। तो 4 साल का जोड़ो तो 24,000, 1 साल का, 2 साल का 48, 4 साल का 96,000 बना। अब 96,000 का जो डिविडेंड बनता है, ये 4 लाख पे
6%, 24,000 एक साल का हुआ और 4 साल का 96,000 हुआ। इसमें से 3/4 बोले तो 72,000 का डिविडेंड वेव करा जा रहा है और 1/4 जो बनता है 24,000 इसका पेमेंट होना है और ये पेमेंट होना है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 के फॉर्म में। तो हम लोग सिर्फ ये 24,000 के इक्विटी शेयर्स इशू करने की एंट्री करेंगे, बाकी जो नहीं देना है इसकी कोई एंट्री नहीं। इसकी कोई एंट्री क्यों नहीं? क्योंकि मैंने ये कोई डिविडेंड रिकॉर्ड करके थोड़े ना रखा हुआ है, इसलिए अनरिकॉर्डेड में अगर पेमेंट नहीं करना है तो कोई एंट्री नहीं। चलिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स टू बी पेड इन कैश। ठीक, पे कर देंगे साहब। ना डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू ₹1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹1,20,000 इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स। लो साहब, कह रहे डिबेंचर होल्डर्स का जो क्लेम बनता है तो क्या करने जा रहे हैं हम, उनको 1 लाख रुपए बुक वैल्यू की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000 रुपए में उनको दे रहे हैं इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स। पार्ट पेमेंट हो रहा है 1 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000 रुपए में देके, एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश और ₹1,30,000 secured by a floating charge on company's assets at an interest rate of 8% per annum। देखिए डिबेंचर होल्डर्स बेचारे कितने भले इंसान हैं, 1,30,000 रुपए और दे रहे हैं ये लोग कंपनी को। कह रहे सर ये ले लीजिए 1,30,000 रुपए 8% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे, मतलब कि हम 1,30,000 के इनको 8% डिबेंचर्स और इशू कर रहे हैं। भाई पैसा भी तो चाहिए कंपनी को आगे चलाने के लिए। फिर पेटेंट्स एंड गुडविल टू बी रिटन ऑफ, ये ना भी कहते तो भी हम काम करते। इन्वेंट्री टू बी रिटन ऑफ बाय ₹65,000, हाँ अब ये बताया तो इतने से हम इन्वेंट्री को घटाएंगे। अमाउंट ऑफ ₹68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, प्रोवाइड कर देंगे। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिबेंचर होल्डर्स टू बी रीवैल्यूड एट ₹3,87,500। तो इनके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की हैं, ये नोट नंबर 5 में लिखा है 4,25,000 की हैं। अब 4,25,000 में से 1 लाख बुक वैल्यू वाली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो हम डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हैं, बाकी बचेंगी 3,25,000 बुक वैल्यू की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इन बची हुई 3,25,000 बुक वैल्यू की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हो रहा है 3,87,500, तो वैल्यू बढ़ा देंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट्स भी सोल्ड फॉर ₹1,40,000, बेच देंगे इन्वेस्टमेंट्स। डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन्स एज टू 90% देयर ऑफ बाई अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स और ₹2 ईच एंड एज टू 5% इन कैश एंड बैलेंस 5% बीइंग वेव्ड। देखो जरा डायरेक्टर्स का लोन कितना है, आप देख रहे हैं ये सारे काम हम लोग क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कर ले जाएंगे। बस जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो फटाफट एंट्रीज करते चले जाएं। ये होता है क्वेश्चन कायदे से पढ़ने का मतलब, कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही उसको आप आधे से ज़्यादा सॉल्व कर लें। वर्बली आपने उसको सॉल्व कर लिया या दिमाग में आपने उसको सॉल्व कर लिया कि ये करना है हमको, और जब पूरा क्वेश्चन पढ़ ले जाएं आप, उसके बाद बस जो आपने समझा है उसके अकॉर्डिंगली एंट्रीज पास करना शुरू कर दीजिए। तो डायरेक्टर्स का लोन है बाबूजी, यहाँ पे नोट नंबर 3 में दिया हुआ था, नहीं नोट नंबर 4 में है, 1 लाख रुपए का लोन डायरेक्टर्स ने दिया हुआ है इस कंपनी को। अब डायरेक्टर्स के लोन का सेटलमेंट कैसे हो रहा है, कह रहे साहब 90% के लिए तो हम इनको इक्विटी शेयर दे देंगे, तो 90,000 रुपीज़ के इक्विटी शेयर दे दिए जाएंगे। 5% इन कैश, 1 लाख का 5% 5,000 रुपये कैश में दे देंगे। 95,000 सेटल हो गया, बचा 5% एंड बैलेंस 5% बीइंग वेव्ड, तो बाकी 5% बोले तो 5,000 रुपये ये कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर मार देंगे अपन। देयर वर कैपिटल कमिटमेंट्स टोटलिंग ₹2,50,000। ना कैपिटल कमिटमेंट्स, कमिटमेंट क्या होता है, कसम खाना, कुछ वादा करना। तो इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है 2,50,000 रुपये की। अब इनकी माली हालत ऐसी है नहीं कि ये ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट को ये कंप्लीट कर सके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को अपने को बैकआउट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से। आगे लिखा है दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी कैंसिल्ड। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे, वो कैंसिल करे जा रहे हैं। कैंसिल करोगे तो भैया पेनल्टी देनी पड़ेगी। आगे कह रहा है दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी कैंसिल्ड ऑन पेमेंट ऑफ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज अ पेनल्टी। तो 2.5 लाख रुपए का 5% कितना हुआ 12,500 रुपीज़, ये एज ए पेनल्टी दी जाएगी। चलिए इसका पेमेंट कर देंगे। इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ द स्कीम, इग्नोर कर देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू शो जर्नल एंट्रीज रिफ्लेक्टिंग द अबव ट्रांजेक्शंस
इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्कीम। बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर भैया, जितना हम लोगों ने पढ़ा पूरा का पूरा सब इसी में डाल दिया इस क्वेश्चन के अंदर। आइए साहब, तो फटाफट से अब हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट्स की जर्नल एंट्री पास करते चले जाएं। और पहले हम लोग क्लेम्स रिड्यूस करने के काम करेंगे, और जो राइट ऑफ करने वाली जो बात है, लॉसेस वगैरह राइट ऑफ करना, गुडविल राइट ऑफ करना, एसेट की वैल्यू राइट ऑफ करना, ये सबसे लास्ट में जाके, ठीक है। आइए पहले पॉइंट से शुरू हो जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3। पहला पॉइंट, द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटर्न डाउन टू ₹75 ईच। देखो भाई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख की, तो पहली एंट्री 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 अकाउंट डेबिट 4 लाख टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹75 अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो 75% रिड्यूस, 75% पे ला रहे हैं, ₹25 पर शेयर रिडक्शन हो रहा है, तो ये 3 लाख रुपए यहाँ आ गया और 1 लाख रुपए यहाँ आ गया, ठीक है। बीइंग फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस्ड, ठीक, प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू रिड्यूस हो गई। एंड इक्विटी शेयर्स टू ₹2 ईच, इक्विटी शेयर्स को घटा के ₹2 कर देना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखो भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 7,50,000 थी। कितने शेयर्स हैं ये 75,000 शेयर्स हैं, जो घट के रह गए हैं ₹2 के, तो 75,000 इंटू 2 1,50,000, और बाकी ₹8 पर शेयर का कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, तो 6 लाख ये कैपिटल रिडक्शन में आ गया। बीइंग फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स रिड्यूस्ड, यही बताया था आपको। चलिए साहब, पहले पॉइंट की एंट्रीज हो गई। आइए पॉइंट नंबर 2, हमारी एंट्री नंबर 3। अब आप इन दोनों को कंबाइन करने के चक्कर मत पड़िएगा, दुखी हो जाओगे आप। अलग अलग करो, क्या दिक्कत है भाई, एक एंट्री फालतू कर लोगे तो कोई आफत आ जाएगी, बट कंबाइन करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और ये भी सोचिए कि आपको ये एंट्रीज करने के बाद बैलेंस शीट भी बनानी है, इसलिए अलग अलग एंट्रीज करके चलिए। अब आइए, क्या कह रहा था? ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स विच आर इन अरियर्स फॉर 4 years, 3/4 टू बी वेव्ड एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 इज टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। इस तरह का पॉइंट आपको कई क्वेश्चन में मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से। जो नहीं देना है उसकी कोई बात नहीं, जो देना है उसकी बात करेंगे। आइए, तो किस वजह से देना है? ये प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए देना है, ठीक है। आइए पहले रिकॉर्ड करें, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल अकाउंट। 1 साल का डिविडेंड ₹24,000। बीइंग liability of preference dividend recorded, ठीक, पहले लाइबिलिटी रिकॉर्ड की। ये भी मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यू लाइबिलिटी का अगर पेमेंट करना है तो पहले उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करिए, नेचर स्पेसिफाई करते हुए, और फिर पेमेंट करना है तो पेमेंट कर दीजिए। तो प्रेफरेंस डिविडेंड
पेबल अकाउंट डेबिट 24,000। कैसे दे रहे हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 अकाउंट। बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड। लीजिए साहब, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। कम टू पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स टू बी पेड इन कैश। कहाँ है इंटरेस्ट पेबल? इंटरेस्ट पेबल नोट नंबर 4 में था, 22,500। पेमेंट कर दीजिए साहब। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,500 being इंटरेस्ट पेड। ठीक चल रहा है? हाँ सर, चल तो ठीक रहा है। कुछ करना ही नहीं इस चैप्टर में, बस एंट्रीज पे एंट्रीज पास करते जाओ। आओ फटाफट से पॉइंट नंबर 4 पे देखो। वही अभी जो आपको मैंने समझाया कि हम अपनी कोई लायबिलिटी सेटल कर रहे होते हैं कोई एसेट देके, तो जो अभी आपको बताया पॉइंट नंबर 4 के लिए जरा एंट्रीज करो जरा सब लोग फटाफट से वीडियो पॉज करके करिए। हाँ जी साहब, हो गई एंट्रीज पॉइंट नंबर 4 के लिए। देखो फटाफट से इसको मिटा दो तो थोड़ी और जगह मिल जाएगी मुझको। एंट्री नंबर 6 जो कहता है वो करते चलो। डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹1,20,000 इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स। लीजिए, हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख की प्रॉपर्टी 1,20,000 में जानी है, तो 20,000 से पहले वैल्यू बढ़ाइए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000। अब नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ सो दैट कि मुझे स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, कई एंट्रीज पास होनी ना, इसमें बताता चल रहा हूँ किस बात की एंट्री पास हुई है। बीइंग वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड, बीइंग वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड, वैल्यू बढ़ा दी गई। ये डिबेंचर होल्डर्स को दे दीजिए। डिबेंचर्स कौन से हमारे 6% डिबेंचर्स, तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट 1,20,000 बीइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स। तो पहले हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू 1 लाख से बढ़ा के 1,20,000 करी, तो 20,000 का फायदा हो गया, और फिर मैंने 1,20,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिबेंचर होल्डर्स को दे दी। ठीक, ये काम हो गया। एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ ₹1,30,000, हमको इनसे 1,30,000 मिल रहा है, तो अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट बीइंग डिबेंचर्स इशूड। तो यही था ना, 1,30,000 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। लो 8% पर एनम वाले इनको नए डिबेंचर्स दे दिए गए 1,30,000 रुपए के। बोलो पॉइंट नंबर 4 भी हो गया? हाँ सर हो गया। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है पेटेंट्स एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ करने का काम सबसे लास्ट में। इन्वेंट्री टू बी रिटर्न ऑफ बाई ₹65,000 बाद में। अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, ये भी बाद में। पॉइंट नंबर 7 नहीं, पॉइंट नंबर 8, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी
आफ्टर गिविंग टू डिबेंचर होल्डर्स टू बी रीवैल्यूड एट ₹387,500। हाँ, अब इसकी एंट्री करो। तो भैया हमारे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, ये सब वर्किंग नोट पे करके दिखाना पड़ेगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास 4,25,000 की, ठीक है। इसमें से 1 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये तो मैंने डिबेंचर होल्डर्स को दे दी, गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स, जिसकी वैल्यू मैंने 20,000 पहले बढ़ाई थी और फिर उनको दे दिया। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,25,000 की, इसकी वैल्यू करनी है कितनी? इसकी वैल्यू करनी है 3,87,500। इसकी वैल्यू करी गई है 387,500। तो बताओ कितने का फ़ायदा हो रहा है? इतनी वैल्यू को बढ़ा के इतने पे लेके आना है, तो 62,500 से आपको इस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट कि बुक वैल्यू इतनी हो जाए। करिए, इतने से वैल्यू बढ़ाइए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 62,500। सर इसकी वैल्यू 20,000 बढ़ाई है, इसकी वैल्यू 62,500 बढ़ा रहे हैं, दोनों को एक साथ मिला के कर दें, मतलब इसको और इसको मिला के कर दें। फिर मिला के कर देने वाली बात करी आपने। हो सकता था इसकी वैल्यू घटा के 80,000 करी जाती और इसकी वैल्यू बढ़ा के इतनी करी जाती। तो यहाँ पे 20,000 घटाएं और यहाँ पे बढ़ाएं, तो नेट आप कहते 42,500 से काम कर ले। अरे एंट्रीज का पर्पस ये थोड़ी नहीं होता है कि नेट इफेक्ट वही आ जाए, कल को पता भी तो चले कि क्या किया गया था। अब नेट अगर आप 42, इधर 20,000 वैल्यू घटाई, इधर इतनी बढ़ाई, नेट आपने 42,500 से अगर वैल्यू बढ़ा दी तो कल को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए अलग अलग करिए। एग्जामिनर को आप 1% चांस भी ना दीजिए कि वो आपका 1 मार्क भी काट पाए। इसलिए प्लीज़ प्लीज़, मैंने इसीलिए आपको शुरुआत में बोल दिया था, इस चैप्टर के अंदर जहां एंट्रीज पूछी जा रही हूं तो वहां पे कंबाइन करने की गलती मत करिए। अननेसेसरली आप 1-2 नंबर गंवा दोगे। जरा सी लापरवाही और जरा से आलस में आपने अपने 1-2 नंबर गंवा दिए। और 1-2 नंबर की वैल्यू क्या होती है साहब, उससे पूछो जो 198 199 पे फेल होता है। इसलिए अलग अलग एंट्रीज, ठीक है। हाँ सर समझ गए भाई, क्यों इतना डांट रहे हो? डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स बी सोल्ड फॉर ₹1,40,000। चलो बेचो भाई इन्वेस्टमेंट्स, हम लोग मिल के बेचेंगे इन्वेस्टमेंट्स। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया? आया 1,40,000। वेरी गुड। अब जो इन्वेस्टमेंट बेचे गए हैं 1,40,000 में, इनकी बुक वैल्यू कितनी है? इनकी बुक वैल्यू 55,000 है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 55,000, अपने को हो गया है फायदा। फायदा तो हुआ, तो कितने का हुआ साहब जी? 55,000 की चीज़ अगर 1,40,000 में बेची जा रही है तो अपने को फ़ायदा हो रहा है 85,000 रुपीज़ का। बताओ ये फ़ायदा इन्वेस्टमेंट के बेचने का कहाँ मैं पहुँचाऊँ? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दूँ? कर दे रहा हूँ मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट। भाई इन्वेस्टमेंट बेचने का फ़ायदा हुआ है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही तो जाएगा। लो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सीए साहब, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 85,000 रुपीज़। चलिए फिर डायरेक्टर्स वाला जो काम है पॉइंट नंबर 10 में, डायरेक्टर्स के लोन के सेटलमेंट की करिए एंट्री। वीडियो पॉज करो, एंट्री पास करो। हो गया रिपेमेंट डायरेक्टर्स के लोन का, ये लिख दिया था बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अगली एंट्री बाबूजी, डायरेक्टर्स के लोन के सेटल करने की। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट, डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट। 1 लाख का लोन है, कैसे दे रहे हैं? इनको 2-2 रुपये वाले इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं 90% के लिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 अकाउंट
90,000 के इक्विटी शेयर्स दिए गए। 2 बैंक अकाउंट 5% बोले तो 5,000 इनको कैश पे दे दिया गया। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये बाकी 5% वेव हो गया। बीइंग डायरेक्टर्स लोन सेटल्ड और डिस्चार्ज्ड, लो पॉइंट नंबर 10 भी हो गया। फटाफट से पॉइंट नंबर 11 पे आओ। ये कैपिटल कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है 2,50,000 का, जिसको कैंसिल किया जा रहा है और 5% की पेनल्टी देनी पड़ रही है। पेमेंट कर दो, सीधे पेनल्टी का पेमेंट कर दो। लॉस हो रहा है ये, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, तो 2,50,000 का 5% 12,500 ये पे कर दिया। 2 बैंक अकाउंट बीइंग पेनल्टी पेड, बीइंग पेनल्टी फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेड, ऐसे लिख दो, ठीक है। लो जी साहब, ना इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ द स्कीम, इग्नोर कर दिया। हो गए सब क्लेम रिड्यूस करने वाला काम। और अब हम लोग लॉसेस को राइट ऑफ करने की बात करेंगे। लो इधर देखो, एक काम करो, इधर कर देता हूं लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री। एंट्री नंबर 13 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2। अब जरा पता करो कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आपके पास बैलेंस है कितना आखिर। लो तो वर्किंग नोट में मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना दे रहा हूं आपके लिए। ये लो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये वर्किंग नोट में ड्राफ्ट कर लीजिएगा सो दैट कि आपको बैलेंस मिल जाए कितना है। मैं फास्ट ट्रैक पे ये अकाउंट बना रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट करता जा रहा हूँ, ठीक है। लो जी साहब, ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पहली एंट्री में हमने क्रेडिट किया था 1 लाख से। आप प्रॉपर जैसे लेजर अकाउंट बनाते हो वैसे लेजर अकाउंट बनाइएगा वर्किंग नोट में। एंट्री नंबर 2 में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट किया गया 6 लाख से। एंट्री नंबर 3 में कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है 24,000 से। फिर 4 में कुछ नहीं हुआ, 5 में कुछ नहीं हुआ, 6 में क्रेडिट हुआ है 20,000 से, 7 में कुछ नहीं हुआ, 8 में कुछ नहीं हुआ, 9 में फिर क्रेडिट हुआ 62,500, फिर 10 में क्रेडिट हुआ 85,000, 11 में एंट्री नंबर 11 में कैपिटल रिडक्शन फिर क्रेडिट हुआ 5,000 से। एंट्री नंबर 12 में कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है 12,500 से। लो साहब, पता करो इस स्टेज पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्या बैलेंस है हमारे पास। क्रेडिट का टोटल मारो, हमारे पास एट प्रेजेंट 7,20,000, यहां तक हो गया 62,500 प्लस 85,500 90,000, 872,500 और ये डेबिट माइनस कर दो इसमें से, लेस ये 36,500। एट प्रेजेंट हमारे पास 8,36,000 का बैलेंस है। देखो सब गिरा जा रहा है। क्या बैलेंस है हमारे पास? 8,36,000 का बैलेंस हमारे पास है एट प्रेजेंट, जिसको कि हम यूज़ करने जा रहे हैं लॉसेस को राइट ऑफ करने में। तो 8,36,000 से मैंने ये अकाउंट अगर डेबिट कर दिया, $8,36,000 से अगर मैंने डेबिट किया तो क्रेडिट पे क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें लॉस हमको राइट ऑफ करनी है। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा था पेटेंट और गुडविल को राइट ऑफ करो। देखो पेटेंट और गुडविल की वैल्यू क्या है। गुडविल 1,30,000 टू गुडविल 1,30,000 टू पेटेंट्स
37,500। करिए, लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री करिए अपने आप से, करो फटाफट से। जी, गुडविल पेटेंट राइट ऑफ कर दिया? हाँ सर, हो गया। फिर पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है इन्वेंट्री को राइट ऑफ करिए 65,000 से। 2, इन्वेंट्री कितना? 65,000 से इसको राइट ऑफ किया। 2, पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स। 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 68,500, ये भी हो गया। और कुछ, और हमको लॉस थे ना हमारे पास, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बैलेंस था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस है 5,35,000। 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चेक करो आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है P&L को राइट ऑफ करने के लिए। तो ये सब 8,36,000 में से 1,30,000 ये माइनस हो गया, 37,500 ये माइनस हो गया, 65,000 और माइनस हो गया, 68,500 और माइनस हो गया। मेरे पास कैपिटल डिडक्शन में 5,35,000 का बैलेंस बच रहा है, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ P&L को राइट ऑफ करने में। और मज़ेदार बात यह है कि P&L में डेबिट बैलेंस है ही 5,35,000। वेरी गुड, 5,35,000 पूरा का पूरा P&L हमारा राइट ऑफ हो गया, बीइंग लॉसेस एटसेट्रा रिटर्न ऑफ। और अगर हमारे पास मान ले 5 लाख बैलेंस बचा होता इनको राइट ऑफ करने के बाद, तो मैं 5 लाख रुपए यहां पे लिखता और बाकी 35,000 का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में शो कर देता। हो सकता है ये राइट ऑफ करने के बाद मेरे पास 5,50,000 का बैलेंस बचा होता, तो 5,35,000 तो ये जो है बैलेंस वो राइट ऑफ कर देंगे, और बाकी 15,000 का जो बैलेंस होता कैपिटल डिडक्शन में वो कैपिटल जमा में ट्रांसफर कर देते। समझ में आया सीए साहब? तो यहां पे आके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर आप इस एंट्री की भी पोस्टिंग यहां पे कर देंगे तो ये पूरा 836,000 यहां पे आके ये डेबिट हो जाएगा और ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, जो बैलेंस शीट बनाने का काम है, तो सब क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है, यहां पे जो आपने डेबिट क्रेडिट किया है, इन डेबिट क्रेडिट का इनपुट इस बैलेंस शीट में डालते हुए आप नई बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे। ये काम आपको करना है, ठीक है? चलिए अब टिक कर लीजिए क्या काम आपको और करना है। अब आपको करना है यहाँ पे, एक तो बैलेंस शीट आपको इसकी बनानी है, इसके बाद आपको आप करोगे जाके इलस्ट्रेशन नंबर 5, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद आप करोगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, करने के बाद बस, और बाकी शीट में आपको भेज दूंगा, उसमें शीट में भी आपको क्वेश्चंस, पहले आज इतने क्वेश्चंस करिए, ठीक है ना? शीट वाले क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? चलिए आज इतना काम करें सो दैट कि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टिल देन टेक केयर, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत आए तो मेरे तक अपनी दिक्कतें पहुंचाइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।